हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा where we teach biology from the basics with extreme. Myself केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे टी सेल एक्टिवेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है इस वीडियो का, टी सेल एक्टिवेशन हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, आपको पता है कि कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर जब एंटर करेगा, ठीक है, तो पैथोजन जब एंटर करेगा तो हमें पता है हमारे बॉडी में दो टाइप के इम्यून सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास होता है इनेट इम्यून सिस्टम और हमारे पास होता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ओके, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है। सो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले जो टैकल करेगा पैथोजन को कौन सा होगा? इनेट इम्यून सिस्टम होगा। ठीक है, जब भी हम बात करें इनेट इम्यून सिस्टम तो हमें पता है उस सिस्टम के अंदर कई सारे सेल्स हैं, कई सारे प्रोटीन्स हैं, कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो टैकल करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो इनेट इम्यून सिस्टम है वो हमारा पैथोजन को टैकल करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पता है कि इनेट इम्यून सिस्टम जो है जाकर एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ओके, इनेट इम्यून सिस्टम एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, जब उसके पास पैथोजन की ग्रेस्प हो जाती है, जब पैथोजन को टैकल कर लेता है उसके बाद ये लेके जाएगा और एक्टिवेट करेगा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को, ताकि फर्दर हमारे ये एक्ट कर सके एंड फुल एंड फाइनली टी सेल्स को एक्टिवेट कर सके, बी सेल्स को एक्टिवेट कर सके, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स शो कर सके या फिर साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स शो कर सके, जो भी रिस्पॉन्स है ना। और अल्टीमेटली फिर यहां से एक तरह से हम कहते हैं कि अब हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। ठीक है, किसी भी सर्टेन पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, तो अब जब हमें एक बात कह रहे हैं बेटा कि इनेट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को, तो स्पेसिफिकली अगर हम थोड़ी सी बात करें तो क्या हो रहा है कि इनेट इम्यून सिस्टम के जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स नाम ही बता रहे कि क्या करेंगे, पैथोजन से एंटीजन लेंगे, ठीक, और उसे प्रोसेस करेंगे, ठीक, और उसे प्रेजेंट करेंगे किसको? एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को। अब एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में किसे प्रेजेंट करेंगे? स्पेसिफिकली टी सेल्स को। ठीक है, ये बी सेल्स को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेजरली जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, जो रोबस्ट एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो टी सेल्स के थ्रू होता है। ठीक है, देखो भाई, मेनली आपके दो टाइप के सेल्स होते हैं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर, टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं। ठीक है, अब जो टी सेल्स हैं, ठीक है, ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि टी सेल्स को मेजरली एक्टिवेट किया जाता है। बात रही बी सेल्स की, तो बी सेल्स का एक्टिवेशन टी सेल डिपेंडेंट भी हो सकता है। ओके, एंड टी सेल इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स होता है यानी जो एपीसी है वो डायरेक्ट आकर बी सेल्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, स्कीपिंग टी सेल्स। ठीक है, बट ये बहुत मतलब ये रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता। ठीक है, तो मेजरली जब भी हम बात करेंगे एक्टिवेशन के लिए, मतलब टी सेल एक्टिवेशन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक रोबस्ट एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, बिकॉज ये टी सेल से जाकर फर्दर बी सेल्स को भी एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो अब मैं मेन में ये जो सारा मैंने समझाया, ये क्यों समझाना था कि ये टी सेल एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि जो एपीसीज हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं, यानी इनेट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर रहा है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को। ठीक है, तो वहां पर हमारे टी सेल्स का एक्टिवेशन होगा ताकि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो सके। क्लियर? अब ये करने के लिए हमें थ्री सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सबसे ये करने के लिए हमें क्या होगा, थ्री सिग्नल्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ताकि हम जो नाइव टी सेल्स है, नाइव टी सेल्स क्यों कह रहे हैं हम, यानी बिकॉज हमें पता है टी सेल्स के डिफरेंट सबसेट्स होते हैं। ठीक है, अगर मेजरली मैं बात करूं तो टी हेल्पर सेल्स होंगे और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होंगे। ठीक है, तो अभी ये इस टाइम पर नाइव स्टेट में होता है। नाइव स्टेट, अब देखो ये थोड़ा सा मैं अभी बेसिक सिंपल वे में समझाऊंगा कि जब टी सेल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, फॉर्मेशन तो आपको पता है वहीं पे होगा आपका बोन मैरो के अंदर। ठीक है, फिर वहां से सर्कुलेट होंगे और थाइमस में पहुंचाए जाएंगे ताकि मेच्योर हो सके। ठीक है, यहाँ पे इस मेच्योरेशन के टाइम पे जब लिनीज डिटर्मिनेशन होता है तो क्या होता है कि सबसे पहले आप, मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ कि नाइव टी सेल्स होते हैं। ठीक है, इन नाइव टी सेल्स के पास क्या होता है, जब आपके पास डबल नेगेटिव स्टेज आती है, यानी उस डबल नेगेटिव स्टेज में इनके पास ना CD4 रिसेप्टर है ना CD8 रिसेप्टर है। ठीक है, तो दोनों नहीं है। ठीक, इसके बाद आती है डबल पॉजिटिव स्टेज। डबल पॉजिटिव स्टेज, तो डबल पॉजिटिव स्टेज के अंदर क्या होता है कि इनके पास CD4 भी आ गए और CD8 भी आ गए। ठीक है, यानी दोनों है इनके पास अभी। फिर इसके बाद आती है सिंगल पॉजिटिव स्टेज। कौन सी स्टेज आती है? सिंगल पॉजिटिव स्टेज। ठीक है, सिंगल पॉजिटिव स्टेज। अब इस सिंगल पॉजिटिव स्टेज में क्या होता है कि जो भी आपके थाइमस के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके पास एमएचसी प्रेजेंट, एमएचसी होता है। ठीक है, क्लास 1 हो सकता है, क्लास 2 हो सकता है। ठीक,
अगर इनका इंटरेक्शन, ये जो हमारे नाइव टी हेल्पर सेल्स हैं, ठीक है, सिंगल पॉजिटिव स्टेज की जब हम बात कर रहे हैं नाइव टी हेल्पर सेल्स की, ठीक है, तो क्योंकि अभी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये नाइव टी हेल्पर है फिर नाइव साइटोटॉक्सिक है, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते अभी ये सिर्फ नाइव टी हेल्पर सेल्स है, नाइव टी सेल्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास सबसे पहले इनके पास दोनों एब्सेंट थे, अब इनके पास दोनों आ गए, ठीक है, बट टी हेल्पर तब होगा जब जिसके पास आपका CD4 होगा, ठीक है, टी हेल्पर वो होगा जिसके पास CD4 होगा, और टी हेल्पर टी साइटोटॉक्सिक वो होगा जिसके पास CD8 होगा, ठीक है। तो जब भी हम कह रहे हैं कि नाइव टी हेल्पर सेल होगा तो यानी उसके पास CD4 होना चाहिए, जब और नाइव टी सी सेल्स होगा उसके पास CD8 होना चाहिए, ठीक। तो अभी हमें क्या करना है, हमें दो में से सिर्फ एक चाहिए। तो सिंगल स्टेट में क्या होता है, सिंगल पॉजिटिव स्टेट पे, कि आपके अभी तो जो आपके नाइव टी हेल्पर सेल्स हैं, ठीक, वो इंटरेक्ट अगर करेंगे MSC फर्स्ट वाले सेल से, ठीक है, ऐसे थाइमस के एपिथेलियल सेल्स जिनके पास MSC फर्स्ट होगा, तो फिर क्या होगा, वे सिर्फ उसमें क्या होगा कि उसमें CD8 से इंटरेक्ट होगा, ठीक है, तो CD4 जो है वो डाउन रेगुलेट हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट ये वाले जो सेल्स ये वाले बनाएंगे नाइव नाइव टी सी सेल्स, ठीक है, बिकॉज इसमें CD अभी दोनों थे, लेकिन MSC क्लास फर्स्ट के इंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, CD4 का डाउन रेगुलेशन हो गया और CD8 का अप रेगुलेशन हो गया, ठीक है, और MSC क्लास सेकंड की वजह से क्या होगा, जो हमारे क्या कहते हैं 4 है उनका अप रेगुलेशन होगा और CD8 का डाउन रेगुलेशन होगा, तो यानी इस स्टेज पर, ठीक है, इस स्टेज पर आके हमारा क्या होता है, हमारे नाइव टी सेल्स जो थे उनसे फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं नाइव टी हेल्पर सेल्स में या फिर नाइव टी सी सेल्स के अंदर, ठीक है। अब ये कहानी बताने की जरूरत है क्योंकि हमारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, कि नाइव टी सेल्स या फिर नाइव टी हेल्पर, कहीं जगह लिखा था नाइव टी हेल्पर सेल्स, कहीं जगह लिखा था नाइव टी सेल्स, तो हमें कंफ्यूजन होता है कि ये और मतलब किस पर्टिकुलर किस सेल्स के अंदर हो रहा है, ठीक है, हायरार्की क्या है। तो जैसे अब कि यहाँ पे लिखा है कि 3 सिग्नल्स आर रिक्वायर्ड टू इंड्यूस नाइव टी सेल एक्टिवेशन, ठीक है, तो जब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो सिग्नलिंग होगी, ठीक है, जो एपीसीज आकर ये एपीसीज जो आकर सिग्नलिंग करेंगे, ये 3 सिग्नलिंग जो रन होगी यहाँ पे, वो या तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नाइव टी सेल्स नहीं है प्रेजेंट, यहाँ पे नाइव टी हेल्पर सेल्स अलग से प्रेजेंट होंगे और नाइव टी टॉक्सिक सेल्स अलग से प्रेजेंट होंगे, ओके, नाइव टी टॉक्सिक अलग से प्रेजेंट होंगे। तो ये जो एपीसी है, ठीक है, जब ये आके अपनी 3 सिग्नलिंग स्टार्ट करेगा, वो इससे भी कर सकता है आके, वो इससे भी कर सकता है, ठीक है, अगर इस नाइव टी हेल्पर सेल से करेगा तब जाके इस टी हेल्पर सबसेट के और सेल्स बनेंगे और इससे हमारे फर्दर बनते हैं टी साइटोक्सिक से सबसेट, ठीक है, क्लियर। तो अगर यहाँ पे कहीं पे लिखा है नाइव टी हेल्पर सेल्स से इंटरेक्शन हो रहा है तो वो सेम नाइव टी सी के जो नाइव साइटोक्सिक टीसी सेल्स हैं उनके केस में भी हो, ठीक है। ये चीजों को सब जगह मेंशन नहीं करते तो हमें कंफ्यूजन होता है कि नाइव टी हेल्पर सेल से ही हमारे क्या कहते हैं टीसी सेल्स बनेंगे क्या फर्दर, तो ये कंफ्यूजन क्या रहता है, ठीक है। तो अब मेन बात मैंने आपको समझा दी कि नाइव टी हेल्पर सेल से भी इंटरेक्ट कर सकता है एपीसी और नाइव टीसी सेल से भी, ठीक है। तो तीनों में ही ये दोनों के अंदर ही ये तीनों सिग्नलिंग होगी, ठीक है, और फिर फर्दर हमारे टी हेल्पर सेल्स के सबसेट्स बनेंगे या फिर टीसी के सबसेट बनेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हमारी सिग्नलिंग कौन सी है, टीसीआर सिग्नलिंग है, सिग्नल फर्स्ट होगा, उसके बाद हमारे आती है को स्टिमुलेटरी इंटरेक्शन सिग्नल सेकंड, ठीक है। अब देखो ये जो फर्स्ट और सेकंड सेकंड सिग्नल है, इनकी इनकी वजह से क्या होगा, जो नाइव टी सेल्स होंगे, नाइव टी हेल्पर सेल है फिर नाइव टी साइटोटॉक्सिक सेल, उनका एक्टिवेशन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड सिग्नलिंग सिग्नलिंग से टी हेल्पर सेल्स का एक्टिवेशन, सॉरी टी नाइव टी सेल्स का एक्टिवेशन होगा, ठीक है। जो लास्ट वाली सिग्नलिंग है, जो सेटोकाइन सिग्नलिंग है, जिसे हम पोलराइजेशन भी कह रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से हमारा प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, साइटोकाइन सिग्नलिंग की वजह से, ठीक। तो फर्स्ट और सेकंड सिग्नल हमारा एक्टिवेशन करेगा और थर्ड सिग्नल हमारा प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन कराएगा नाइव टी सेल्स का, ठीक है। अब इस चीज को देख लेते हैं कि जो ये तीनों हैं ये हमें एज पिक्चर में देख लेते हैं इस सब चीज को। तो ये रहा, ठीक है, ये है हमारा एपीसी, ठीक, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और ये हमारा नाइव टी सेल। अब नाइव टी सेल जब मैं यहाँ पे कह रहा हूं तो आप अपना आप कंसिडर करो कि यहाँ पे नाइव टी हेल्पर सेल भी है, या तो नाइव टी हेल्पर सेल होगा या फिर
नाइव टी साइटोटॉक्सिक सेल होगा। ठीक है, ये खाली नाइव टी सेल नहीं है यानी, ठीक है, क्योंकि वो नाइव टी सेल सिर्फ हमारा डेवलपमेंट के टाइम पर होता है। ठीक है, तो जब हम नाइव टी सेल कह रहे हैं यहाँ पे, तो नाइव टी हेल्पर सेल है, फिर नाइव टी साइटोटॉक्सिक सेल है। ठीक है, तो अभी हमारा अब देखो क्या होगा। सबसे पहले मैंने बात करी सिग्नलिंग की, तो टीसीआर सिग्नलिंग होगी सबसे पहले। ठीक है, टीसीआर सिग्नलिंग, तो टीसीआर सिग्नलिंग में क्या होगा कि ये फर्स्ट सिग्नलिंग है। ठीक है, कि एपीसी के ने क्या किया, एपीसी ने कोई भी लेट से हमारा पैथोजन है, ओके। नहीं, ये पैथोजन तो नहीं है, ये बेटा बेटा हमारे पास ये है लेट से पैथोजन, ओके। तो पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर किया, बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर करने के बाद इन्हेट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ। ठीक है, उसके स्पेसिफिक सबसेट ऑफ सेल्स जिन्हें हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक, जिसमें मैक्रोफाजेस भी आते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स भी होते हैं, क्लियर, बी सेल्स भी इवन एक्ट करते हैं। तो वो क्या करेंगे, पैथोजन के कुछ ना कुछ पार्ट को ले लेंगे और उसे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, एंटीजन पहले प्रोसेसिंग होगी, फिर एंटीजन की प्रेजेंटेशन होगी, स्पेशली अगर टी सेल्स को एक्टिवेट करना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं कि इनके पास एमएचसी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, वो क्लास 1 क्लास 2 हो सकता है। ठीक, डिपेंड करता है। ठीक, एपीसी पर आई थिंक हमेशा क्लास सेकंड एमएचसी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ठीक, तो मेजर बात अभी यहाँ पे क्या है कि आपके पास एमएससी के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अभी आप क्लास पे फोकस मत करो। ठीक, अब इन एमएससी मॉलिक्यूल्स पर क्या प्रेजेंट होगा, इन एमएससी मॉलिक्यूल्स पर हमारा प्रेजेंट होगा ये यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस्ड एंटीजन है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कह रहा हूं, और ये अधिकतर केसेस के अंदर पेप्टाइड होता है। ठीक है, मेजोरिटी केसेस के अंदर पेप्टाइड होता है, इसलिए हम यूज करते हैं इसके टर्म एमएचसी पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। ओके, ये कौन लेके आ रहा है, ये हमारे लेके आ रहा है एपीसी। ठीक है, एमएससी पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स एपीसी लेके आएंगे। ठीक है, ये किससे इंटरेक्ट करवाएंगे, जो हमारा टी, जो हमारा नाइव टी सेल है। ठीक है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर प्रेजेंट है हमारा टीसीआर और CD3, ये रहा CD3। ठीक है, CD3, तो टीसीआर और CD3 किसके ऊपर प्रेजेंट है, हमारे टीसीआर के टी सेल के ऊपर, नाइव टी सेल के ऊपर। ठीक है, तो इससे इंटरेक्ट करेगा। आप फिगर में देख भी सकते हो, मैं इसे वापस थोड़ा सा अगर क्लियर कर दूं यहाँ पे, कि इन दोनों का इसी का इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये हमारा ये, ठीक है, ये इतना क्लियर। तो ये हमारी फर्स्ट सिग्नलिंग हो गई इसके अंदर। ठीक, देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। ये रहा, तो हमने कहा कि पेप्टाइड एमएससी कॉम्प्लेक्स किस पे, जो टीसीआर एपीसी पे प्रेजेंट है, वो सिग्नल करेगा किस पे, किससे करेगा, टीसीआर CD3 कॉम्प्लेक्स के साथ। ठीक है, और जो भी एसोसिएटेड प्रोटीन्स होंगे टी सेल्स पर, नाइव टी सेल्स पर। ठीक है, अब उसके बाद आएगा सेकंड सिग्नलिंग की बारी। सेकंड सिग्नलिंग को हम कहते हैं को स्टिमुलेटरी इंटरेक्शंस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, हमारा B7 प्रोटीन्स होते हैं, जिसे हम CD80 या 86 यानी हेटेरोडाइमेरिक प्रोटीन एक तरीके से। तो B7 प्रोटीन्स में दोनों कंपोनेंट होंगे, CD80 एंड CD86। ठीक है, किस पर होंगे, एपीसी पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये किसे इंटरेक्ट करेंगे, ये इंटरेक्ट करेंगे CD28 से। ठीक है, जो किस पर प्रेजेंट है, नाइव टी सेल पर प्रेजेंट है। ठीक, तो इसे देख लेते हैं, ये रहा हमारा। ठीक है, ये हमारा B7 प्रोटीन्स है, और ये हमारा है CD28 जो टी सेल पे प्रेजेंट है। ठीक है, तभी दोनों इंटरेक्ट करेंगे, ये होगी सेकंड सिग्नलिंग। ठीक, अब क्या होता है कि अगर जो क्या कहते हैं सेकंड सिग्नलिंग की हम बात कर रहे हैं, कि अगर फर्स्ट सिग्नलिंग तो हो गई, ठीक है, लेकिन सेकंड सिग्नलिंग नहीं हुई, तो फिर जो नाइव टी सेल्स है उनका एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने कहा था फर्स्ट और सेकंड एक्टिवेशन करते हैं, और थर्ड प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन करवाएगी। ठीक, तो अगर फर्स्ट सिग्नल है लेकिन सेकंड सिग्नल नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो टी सेल है, नाइव टी सेल, ये एपोप्टोसिस में जा सकता है, फिर ऑल्टर हो सकता है। ठीक है, ये प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, और फिर जब दोनों सिग्नल हो जाते हैं, फर्स्ट सिग्नल भी हो गया, सेकंड सिग्नल भी हो गया, उसके बाद हमारा टी सेल्स का एक्टिवेशन हो गया, एंड फिर फर्दर हमारा थर्ड सिग्नलिंग होगी, यानी साइटोकाइंस का सिक्रीशन होगा। ठीक है, साइटोकाइंस का सिक्रीशन होगा, साइटोकाइंस इसे पोलराइज करेंगे, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा जो थर्ड सिग्नलिंग है। ठीक, सिग्नल थर्ड। ठीक,
अब हमारा सिंगल फर्स्ट और सेकंड सेकंड हो गया, तो मैंने कहा था सिंगल थर्ड में प्रोलिफरेशन होगा और डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो अब ये दो अलग अलग वेज में होगा, कैसे, दो अलग अलग ये प्रोसेस है कि सबसे पहले क्या होगा कि जो भी हमारा टी सेल्स है, ठीक है, वो क्या करेंगे, टी सेल्स अब इंटरल्यूकिन 2 को सिक्रीट करेंगे। जो नाइव टी सेल्स हमारे वो इंटर, देखो यहाँ पे लिखा नाइव टी हेल्पर सेल हो चाहे नाइव टी टी सी सेल हो, दोनों ही करेंगे, ठीक है। अगर एपीसी नाइव टी हेल्पर से कर रहा है तब भी सेम प्रोसेस होगा, अगर एपीसी नाइव टी सी सेल से कर रहा है तब भी होगा, ठीक है। तो अब सिंगल थर्ड में क्या होगा, ये इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट करेंगे ऑटोक्राइन फैशन में। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है 3 टाइप का होता है, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। ऑटोक्राइन यानी जो सेल है वो खुद से ही सिक्रीट करेगा साइटोकाइन, और वो साइटोकाइन उसके खुद उस सेल से, उसी सेल से बाइंड करेंगे जिसने सिक्रीट किया है, ठीक है। ये हो गया ऑटोक्राइन। पैराक्राइन क्या हो गया कि इस सेल्स ने सिक्रीट करे कुछ साइटोकाइंस, कुछ भी फैक्टर्स, अभी जाके नेबरिंग यानी जो पास में ही होगा सेल्स, और दूसरा सेल होगा, ठीक है, उसी सेम सेल पर नहीं दूसरे सेल पर एक्ट करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या होता है एंडोक्राइन, उसमें क्या होता है कि एक सेल्स ने सिक्रीट किया, अभी जो जो भी फैक्टर्स हैं, लेट्स साइटोकाइंस हुए, अभी किसी ना किसी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे और किसी डिस्टेंट साइट पर जाके कोई जो भी सेल होगा रिसेप्टर, ठीक है, उस पर एक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम ऑटोक्राइन देखेंगे और पैराक्राइन सिग्नलिंग देखेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि इंटरल्यूकिन जो सिक्रीट होता है वो ऑटोक्राइन फैशन के अंदर सिक्रीट होता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस एक्चुअली इस फिगर में शो नहीं किया इस वाले में। तो ये क्या होता है कि सेकंड सिग्नलिंग में क्या होगा कि हमारे इसके अंदर पोलर, ये तो दिखाया पोलराइजिंग साइटोकाइंस, बट वो नहीं दिखाया इसके अंदर। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, ये खुद से ही साइटोकाइंस फॉर्म करेगा इंटरल्यूकिन 2, ठीक है, IL-2, और वो जाएगा खुद से बाहर, और इसके पास खुद से ही उसके रिसेप्टर्स होते हैं, उससे बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अ, जो थर्ड सिग्नलिंग है उसके अंदर प्रोलिफरेशन, ताकि टी सेल्स प्रोलिफरेट कर सके, इससे हमारा प्रोलिफरेशन एक्टिवेट होगा। अब आता है नेक्स्ट स्टेप जो कि होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्योंकि हम प्रोलिफरेशन क्यों करा रहे हैं, आप खुद सोचो, सबसे पहले क्या हुआ, टी सेल्स का एक्टिवेशन हुआ, एक्टिवेट होने के बाद, हाँ, अब जो सेल्स एक्टिवेट हो गए, ठीक है, अब उन्हें हम अगर डिफरेंट सबसेट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें उनकी नंबर भी तो ज्यादा चाहिए होगी ना, ताकि हम डिफरेंट सबसेट्स के इनफ नंबर क्रिएट कर सके। तो बीच में स्टेप आता है प्रोलिफरेशन का, ठीक है। प्रोलिफरेशन होगा, उनकी हमने कई सारे सेल्स, नाइव सेल्स क्रिएट कर लिए, अब हम उन्हें डिफरेंट सबसेट्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेस्ड ऑन कि कौन सा पोलराइजिंग साइटोकाइन से इन्होंने इंटरेक्ट किया है, ठीक है। तो अब ये जो पोलराइजिंग साइटोकाइन है ये कौन सिक्रीट करेगा, ये एपीसी सिक्रीट करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसमें, ये तो मैं आज पार्ट 1 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसके हम सेकंड पार्ट भी देखेंगे इस वीडियो का ही, ठीक है। तो उसमें ये भी देखेंगे कि इवन जिस टाइप का पैथोजन आया है, जिस टाइप का पैथोजन बाइंड किया है एपीसी से, वो भी डिटरमाइन करता है कि किस टाइप के टी सेल्स डिफरेंशिएट होंगे, यानी कि कौन सा सबसेट बनेगा टी सेल्स का, ठीक है। हम पार्ट सेकंड के अंदर देखेंगे, ठीक है। आज हम देखेंगे कि एपीसी, या आज हम एक बेसिक मैकेनिज्म देख रहे हैं कि एपीसी जो है वो पोलराइजिंग साइटोकाइन सिक्रीट कर रहे हैं, और हम टाइप्स भी देखेंगे कौन कौन से पोलराइजिंग साइटोकाइंस होंगे, एंड एज रिजल्ट कौन से सबसेट फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे किस फैशन में हो रहा है, ये हमारा पैराक्राइन फैशन में हो रहा है। जो इंटरल्यूकिन 2 पर सिक्रीट हुआ था वो हमारा होता है ऑटोक्राइन फैशन में। अब पैराक्राइन फैशन में मैंने क्या समझाया था कि नेबरिंग सेल्स पर एक्ट करेंगे, तो इसलिए एपीसी भी यहीं पर है हमारा, और हमारा नाइव सेल्स भी यहीं पर है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये रहा जो आपको इसमें शो हो रहा है, ये वाला पोर्शन, ओके। ये क्या हो रहा है हमारा पैराक्राइन फैशन के अंदर नेबलिंग सेल्स पर पोलराइजिंग साइटोकाइन सिक्रीट किए जा रहे हैं। एपीसी भी सिक्रीट कर सकते हैं, या फिर और सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो पोलराइजिंग साइटोकाइन सिक्रीट कर सकते हैं हमारा। इसके लिए मेजरली एपीसी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो कि ये कह रहा है कि पैथोजन से जो पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न्स होंगे, है ना, वो हमारे इस पे बाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस करके ऐसे प्रेजेंट कर सकता है, साथ में किसी और सेल्स पर बाइंड करेंगे, ठीक है, तो वो भी अपने साइटोकाइन सिक्रीट कर सकते हैं, ठीक है, जो टी सेल्स एक्टिवेशन में, प्रोलिफरेशन में, डिफरेंशिएशन में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। बट मेजरली कौन करेगा, एपीसी, एपीसी के बेसिस पर हम ये स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पोलराइजिंग साइटोकाइन सिक्रीट करेंगे, और इसके बेसिस पे टाइप ऑफ इफेक्टर सेल डिटरमाइन हो गए, कौन से टाइप का इफेक्टर सेल बनेगा, ठीक है। अब मेन बात यहाँ पे समझने वाली क्या जरूरी है कि अगर नाइव टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो रहा है तो उससे सिर्फ टी हेल्पर सेल के फर्दर सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। उससे ही नहीं होगा कि कल को जाकर टीसी सेल्स बन गया, इसलिए मैंने आपको शायद में डेवलपमेंट वाली बात बताई थी, ठीक है। अगर नाइव टीसी सेल एक्टिवेट हुआ है तो उससे सिर्फ हमारे टीसी सेल्स के सबसेट बनेंगे, उससे हमारे टी हेल्पर सेल के सबसेट नहीं बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए,
ठीक है। अब देखो अब इन्होंने ये वाली बात भी कही, एक्टिवेटेड टी सेल्स नॉट ओनली डिफरेंशिएट इनटू इफेक्टर सेल्स। एक्टिवेट जब ये टी सेल्स का एक्टिवेशन हुआ तो सिर्फ ये हमारा हमारे टी सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, टी सेल्स के सबसेट नहीं फॉर्म करेंगे खाली, ये हमारे मेमोरी टी सेल्स को भी जाकर एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, मेमोरी टी सेल्स में भी इन्हें जाके डिफरेंशिएट कर जाते हैं। ठीक है, सिर्फ इफेक्टर सेल्स में नहीं। यानी हमें यूजुअली जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि मेमोरी सेल्स हमारे बी सेल्स के ही होते हैं अधिकतर। ठीक है, कि हमारे जो भी बी सेल्स हैं वो एक्टिवेट होने के बाद या तो मेमोरी बी सेल्स बनेंगे या फिर प्लाज्मा सेल्स बनेंगे जो एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। और मेमोरी बी सेल्स हम देखते हैं कि भाई सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, लेकिन हमारे मेमोरी टी सेल्स भी फॉर्म होते हैं। ठीक, ये भी रोल प्ले करता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। क्लियर? तो ये सारा प्रोसेस होगा और उसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से पोलराइजिंग साइटोकाइंस हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये इंटरल्यूकिन 12, इंटरफेरन गामा, इंटरल्यूकिन 18 ये पोलराइजिंग साइटोकाइन सिक्रीट हुए, तब हमारा जो नाइव टी हेल्पर सेल है वो हमारा डिफरेंशिएट करेगा टी हेल्पर 1 सेल में। ठीक है, ये सारे के सारे जो सबसेट है ये नाइव टी हेल्पर सेल के ही सबसेट्स है। ठीक है, इंटरल्यूकिन 4 सिक्रीट होगा तो टी हेल्पर 2 में कन्वर्ट होगा। टीजीएफ बीटा इंटरल्यूकिन 6 इंटरल्यूकिन 23 होगा तो टी हेल्पर 17 में एक्टिवेट मतलब डिफरेंशिएट करेगा नाइव टी सेल। ठीक है, इसी तरह फर्दर टी रेगुलेटरी और टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स में भी एक्टिवेट करता है। ये वाला जो टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स होते हैं ये फर्दर जाके हमारे बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, उनकी प्रोलिफरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी ये उन्होंने बता रखा है कि जब ये पोलराइजिंग साइटोकाइन जाएंगे नाइव टी सेल हेल्पर सेल के पास, ठीक है, तब उसमें कौन से मेन जीन्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, जिनके रेगुलेशन से ये इस सबसेट में डिफरेंशिएट होंगे पर्टिकुलरली। ठीक, और ये इफेक्टर साइटोकाइन ये बता रहे हैं कि जब एक बार ये पोलराइज हो गए, ठीक है, जब एक बार टी हेल्पर सेल टी हेल्पर 1 बन गया, फिर टी हेल्पर 2 बन गया, फिर टी हेल्पर 17 बन गया, तब ये अपने कौन से साइटोकाइन सेक्रेट करते हैं। हर एक सबसेट के अपने पर्टिकुलर साइटोकाइन प्रोफाइल होती है एंड एज अ रिजल्ट उनका पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक है, जो यहाँ पे इन्होंने बताया है इसके अंदर। ठीक, हो सकता है ये थोड़ा हार्ड याद करना बहुत मुश्किल है, बट मेन बात आपको जो याद करना है वो 3 सिग्नल्स का प्रोसेस। ठीक है, मैकेनिज्म आपको याद करना है कौन कौन से 3 सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, और कैसे कैसे वर्क करता है। तो पार्ट 1 ये तक था। पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे पैथोजेनिक स्पेसिफिक एक्टिवेशन कैसे होता है टी हेल्पर सेल सबसेट का और टीसी का भी। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और भी हेल्प हो सके, एंड प्लीज डोनेट करें ओनली 10 रुपीज पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, बेटर बुक्स एंड टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकूं। So thank you from Biology Extrema. See you next time. Take care.